हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस? आई रियली होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ICAR एग्जामिनेशन में आए हुए साइंस के सारे क्वेश्चंस। तो ये वीडियो बहुत ही शॉर्ट होने वाली है क्योंकि हमने सारे क्वेश्चंस को, जितनी भी शिफ्ट्स थी, हमने 3 वीडियोस में बांट दिया है। बहुत छोटी छोटी वीडियोस हैं तो इतना टाइम नहीं लगेगा, बट ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके CGL, CHSL, MTS सभी क्वेश्चंस के सभी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो सभी क्वेश्चंस जो है सबका पैटर्न लगभग सेम ही है, सेम टॉपिक है, सेम सिलेबस है, तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, SSC के रिगार्डिंग सबसे पहले अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। इसी के साथ जैसा मैं आपको बता भी चुकी हूँ कि हमने यूट्यूब पे आपके लिए सभी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट बना दी है और अभी जैसे आपको पता भी है कि अब आपके मेंस एग्जाम आने वाले हैं, तो उसके लिए आप इसे प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। हमने कंप्यूटर की 2.0 वर्जन हमने बना दिया है और जिसका आपकी सारी प्लेलिस्ट आपके पास अवेलेबल है। सारी न्यू क्लासेस हैं जिसमें पहली वर्जन के सारे टॉपिक, सब कुछ तो है ही, लेकिन साथ में थोड़ी डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ है। जो टॉपिक्स ऐसे थे जिनका कोई मतलब नहीं था वो हमने हटाए भी हैं, लेकिन सब कुछ जो आपका टाइम ड्यूरेशन है वो लगभग पहले प्लेलिस्ट जो आपका पहला वर्जन था उसी के हिसाब से है। तो जिन्होंने अभी तक फर्स्ट वर्जन नहीं देखा है वो डायरेक्टली सेकंड वर्जन को देख सकते हैं। जिन्होंने फर्स्ट वर्जन देख लिया है तो आप लोग डायरेक्टली इसकी PDFs जो है आप एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड हो जाएगी RBE एप्लीकेशन से, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो ये सभी प्लेलिस्ट हैं जो आप एक बार चैनल पर जाकर जरूर देख लीजिएगा। इसी के साथ अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो आपको बैचेस के बारे में पता लग जाएगा कितने अवेलेबल हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑफिसर बैच, इट इज वन ऑफ द मोस्ट रिकमेंडेड बैच क्योंकि ये सभी सब्जेक्ट्स पे फोकस करता है और बहुत रीजनेबल प्राइस पे है। 1999 के प्राइस पर है, 9 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ। आपको सारी चीजें हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाई जाएंगी। सारी के सारे सब्जेक्ट्स आपके आप कह सकते हो, आपको प्री रिकॉर्डेड सेशंस आपको मिलेंगे, वीडियोस मिलेंगी, तो आप ये देख सकते हैं। इसी के साथ अगर आपको सभी सब्जेक्ट्स की नीड नहीं है, सिर्फ जनरल अवेयरनेस की नीड है, तो जनरल अवेयरनेस का भी एक अलग से बैच है जिसमें मेरे शिवम सर और सचिन सर की आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। साथ ही ये मॉक टेस्ट था जो हमने अभी रिलीज किया था, 99 के प्राइस पे है, जिसमें 30 टियर 1 के मॉक आपको मिलेंगे और 10 सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे। लेकिन अब तो टियर 2 पे आप आने वाले हो, तो अगर आपको अभी भी टियर 1 आप प्रिपरेशन कर रहे हो किसी भी एग्जाम की, तो आप बिल्कुल ले सकते हो। बहुत कम प्राइस पे है, 99 के प्राइस पे है, तो वो बहुत ज्यादा प्राइस नहीं है और बहुत हेल्पफुल भी आपके लिए रहेंगे। तो अभी हम ICAR 2023 में जो क्वेश्चन आए हैं ये आपकी 7 की शिफ्ट का है, जो सुबह 9 से 10:30 की शिफ्ट थी। सबसे पहला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन द पॉइंटर डिफ्लेक्ट ईदर टू द लेफ्ट और टू द राइट ऑफ द जीरो मार्क डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट। इनमें से किसमें सूचक धारा की दिशा के आधार पर शून्य चिन्ह के बाईं या दाईं ओर विक्षेपित हो सकता है। मतलब जो पॉइंटर है ये इंस्ट्रूमेंट है आपके गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर, आर्मीटर, पोटेंशियोमीटर। गैल्वेनोमीटर को छोड़ के ये तीनों की तीनों चीजें अमाउंट मेजर करती हैं कि कौन सी चीज कितनी है। गैल्वेनोमीटर एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो स्ट्रेंथ मेजर नहीं करता। गैल्वेनोमीटर बस ये बताता है कि करंट है या नहीं है, दैट्स इट। हल्का सा भी करंट होगा, बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट भी करंट का होगा। भाई आमीटर क्या करता है, करंट को मेजर करता है, ये विद्युत धारा को मेजर करता है, लेकिन कि कितनी विद्युत धारा बह रही है ये उस चीज को मेजर करेगा। कई बार ऐसा होता है कि करंट इतना कम है कि ये मेजर ही नहीं कर पाता। सिर्फ प्रेजेंस ऑफ करंट, कि करंट है भी या नहीं, उसके लिए आपका गैल्वेनोमीटर होता है। और गैल्वेनोमीटर की जो सुई है वो इधर या इधर डिफ्लेक्ट होती है, किस बेसिस पे, कि करंट की डायरेक्शन क्या है। तो आपका करेक्ट आंसर हो गया गैल्वेनोमीटर। हिंदी में भी इसको गैल्वेनोमीटर ही बोलते हैं। Which of the following has the refractive index 2.42? देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है अपवर्तनांक, मतलब कि कौन सी चीज लाइट को कितना मोड़ सकती है उसके अंदर, वो आप सबका तो याद करोगे नहीं, लेकिन कुछ चीजें हैं जिनका याद करना पड़ेगा। जैसे डायमंड का सबसे ज्यादा, हीरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है 2.42, सबसे ज्यादा इसी का होता है। डायमंड से कम होता है सैफायर का, ये जो रूबी पत्थर होते हैं इनका। तो डायमंड का सबसे, लर्न कर लो, इस पे कई बार क्वेश्चन आ चुका है। 2.42 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो ये डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट? इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो सबसे पहला है, एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कंसिस्ट ऑफ अ कोर ऑफ हार्ड आयरन रैप्ड अराउंड अ कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। एक इलेक्ट्रोमैग्नेट में इंसुलेशन तांबे के तार के कुंडल के चारों ओर लिपटे कठोर लोहे का एक कोर होता है। गलत है।
इलेक्ट्रोमैग्नेट में कभी भी हम हार्ड आयरन यूज नहीं करते, हम यूज करते हैं सॉफ्ट आयरन। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट ही इनकरेक्ट हो गई। ए किस किस में आ रहा है, ए और सी, ए और बी, यानी इन दोनों में। तो यानी अब आपको सिर्फ बी और सी चेक करने हैं, डी चेक ही नहीं करना, तो सी और बी चेक करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए सोलिनॉइड, सोलिनॉइड होता है ये, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलिनॉइड इज सिमिलर टू अ हॉर्स शू मैग्नेट। इसकी मैग्नेटिक फील्ड वो बोल रहे हैं इस मैग्नेट के तरह होती है, हॉर्स शू मैग्नेट के समान होते हैं, जो घोड़े की नाल के चुंबक के समान होती है। बिल्कुल गलत है। जो सोलिनॉइड होती है उसकी जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, जो परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र है, ये बिल्कुल एक जैसा होता है आपके बार मैग्नेट के तरह। जैसे बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी नॉर्थ से साउथ की तरफ, इसकी भी इसी तरीके से होती हैं। तो आपका सेकंड भी गलत हो गया, तो ए और बी दोनों गलत हैं, आपका ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। An object is placed in 20 centimeter in front of a concave mirror of focal length 10 centimeter. At what distance from the mirror should the screen be placed in order to obtain a sharp image? एक वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकल लंबाई के अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर रखी गई है। स्पष्ट छवि प्राप्त करने के लिए स्क्रीन को दर्पण से कितनी दूरी पर रखना चाहिए? देखो ये क्वेश्चंस ना आपको मैंने मिरर वाले चैप्टर में, रिफ्लेक्शन वाले चैप्टर में क्लासेस में समझा रखा है। तो आप फिजिक्स की क्लासेस वैसे भी अवेलेबल हैं, आप बिल्कुल देख सकते हो, क्रैश कोर्स में अवेलेबल है, आप वहां से भी उसी पोर्शन को आप देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल डीप में आपको नहीं समझाऊंगी कि हम ये नेगेटिव क्यों ले रहे हैं, पॉजिटिव क्यों ले रहे हैं, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। आप वहां से एक बार कंसेप्ट क्लियर कर लेना, मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ। देखो, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को आप दिखाते हो यू से, इमेज के डिस्टेंस को आप दिखाते हो वी से, फोकल लेंथ या फोकल दूरी को आप दिखाते हो एफ से। यू हमेशा नेगेटिव होता है, चाहे कोई भी लेंस हो, चाहे कोई भी मिरर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर रखा है तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा माइनस का 20 सेंटीमीटर। कॉनकेव, कॉनकेव के लिए या अवतल के लिए फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है, चाहे वो लेंस हो चाहे वो मिरर हो। अगर कॉनकेव है तो वो नेगेटिव होगी। फोकल लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर, तो माइनस के 10 सेंटीमीटर। स्क्रीन कहाँ रखें, यानी इमेज कहाँ बननी चाहिए, आपको ये बताना है, वी बताना है। तो आपका मिरर है, मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। तो f हो गई माइनस के 10। आप नेगेटिव साइन ऊपर नीचे कहीं भी लगा सकते हो, इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। और मेरी आदत है, मैं हमेशा नेगेटिव साइन ऊपर लगाती हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। v आपको निकालना है, u आपका माइनस का 20 है, तो माइनस 20। तो 1/v की वैल्यू हो जाएगी माइनस 1/10। ये माइनस है, ये इधर जाके प्लस में चला जाएगा। आप एलसीएम ले लोगे तो v की वैल्यू आ गई 20 सेंटीमीटर माइनस के। ये माइनस साइन क्या दिखाता है, मैं आपको ये भी बता दूं, ये माइनस साइन सिर्फ ये दिखाता है कि शीशे के किस तरफ ऑब्जेक्ट या किस तरफ इमेज बन रही है। माइनस साइन का मतलब ये नहीं कि माइनस 20 सेंटीमीटर, वो हो ही नहीं सकता। माइनस साइन का मतलब ही सिर्फ इतना है कि शीशे के किस तरफ इमेज बन रही है, ऊपर बन रही है, नीचे बन रही है, इस तरफ बन रही है या इस तरफ बन रही है। तो माइनस साइन का मतलब सिर्फ इतना होता है। तो आपका v है माइनस 20, माइनस तो दे नहीं रखा, कोई बात नहीं, छोड़ दो, 20 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट अरेंजेस द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। वो ये पूछ रहे हैं आपसे कि इन सारे कंपाउंड्स का डिक्रीजिंग ऑर्डर चाहिए आपका बॉइलिंग पॉइंट का। देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऑटोमेटिकली एक चीज है, आपको बॉइलिंग पॉइंट्स तो लर्न नहीं होंगे, तो आप कैसे ये क्वेश्चन करोगे? ये क्वेश्चन करने का बेस्ट तरीका होता है कि बॉइलिंग पॉइंट अगर है तो पहली चीज तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्वथनांक उनका होगा जो बॉयल हो सकते होंगे, यानी ऑटोमेटिकली जो लिक्विड होंगे। अब देखो, मीथेन एक गैस है, यह आपकी किसमें होती है मीथेन, ये होती है नेचुरल गैस या बायोगैस। ठीक है, जो ऑटोमेटिकली गैस है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इसका सबसे कम होगा। तो इन चारों में से क्लोरोफॉर्म, इथेनॉल, एसिटिक एसिड, ये तीनों लिक्विड है, मीथेन एक गैस है, तो मीथेन का सबसे ज्यादा कम होगा। मीथेन सबसे बाद में आनी चाहिए, डी सबसे बाद में आना चाहिए, तो डी सबसे बाद में इसमें और इसमें है। ठीक है, अब मैं आपको बात करती हूँ, देखो डी से अब आपके पास तीन ऑप्शन बच रहे हैं, एसिटिक एसिड, इथेनॉल और क्लोरोफॉर्म। आपने ये चीज पहले देख भी रखी होगी कि अगर मैं बात करूं क्लोरोफॉर्म की, तो क्लोरोफॉर्म सुंघाई जाती है, वो तब उड़ती है। इथेनॉल और एसिटिक एसिड की बात करूं, इथेनॉल भी बहुत जल्दी उड़ जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं तो एसिटिक एसिड है, वो सबसे जल्दी बॉयल होता है। सिरके की अगर मैं बात करूं, लर्न ही करना पड़ेगा, रटना ही पड़ेगा।
इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी सबसे ज्यादा जो आपका जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा वो होगा एसिटिक एसिड। देखो ये ना सब चीजें डिपेंड, बॉइलिंग का मतलब क्या है कि आप उबाल रहे हो किसी भी चीज को, उबालने के बाद वो उड़ जाता है, आप इस तरीके से लर्न करो। ये तो ऑलरेडी एक गैस है तो यानी इसका तो सबसे कम होगा। इसके ऊपर क्लोरोफॉर्म, इथेनॉल और एसिटिक एसिड, आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा क्लोरोफॉर्म सुंघाते हैं और वैसे भी उसको डार्क बॉटल में रखते हैं, गैस की तरह होती है। तो यानी कि आप अगर देखोगे तो इससे उड़ेगा कौन सा सबसे ज्यादा, क्लोरोफॉर्म, इथेनॉल और एसिटिक एसिड में से क्लोरोफॉर्म सबसे पहले उड़ेगा, फिर इथेनॉल। इथेनॉल क्या होती है, शराब यानी एल्कोहल होती है। तो एल्कोहल आपने देखा भी होगा कहीं पे भी, अगर मतलब कहीं चीज कुछ जलानी है तो एल्कोहल डालता है वो भी उड़ जाती है। तो उसके बाद है आपका इथेनॉल और सबसे पहले है एसिटिक एसिड। सिरका आप रखे रखो किसी भी चीज में डालने के लिए वो नहीं उड़ता है, यानी उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, वो एकदम से गर्मी नहीं ले रहा। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी। डैश इज नॉट बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, विद्युत धारा के ताप प्रभाव पर आधारित नहीं है। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में क्या है कि करंट पास करोगे तो हीट निकलेगी। तो आप ये देखो इन चारों में से कौन सा ऐसी चीज है जिसमें करंट पास करने पे हीट नहीं निकलती। टोस्टर हीट निकलती है, कैटल में हीट निकलती है, अवन में हीट निकलती है, फैन में हीट नहीं निकलती। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो गया। द ट्रांसपिरेशन पुल बिकम्स मेजर ड्राइविंग फोर्स इन द मूवमेंट ऑफ वाटर इन, पौधों में, प्लांट्स में पानी कैसे मूवमेंट करता है, ये पौधों की स्टेम है, ठीक है। अब देखो कैसे मूवमेंट होगा, नीचे रूट्स हैं, यहाँ पानी बहुत ज्यादा है, ऊपर लीव्स हैं, पत्तियां हैं, यहाँ पानी क्या, देखो इसमें क्या है, लीव्स में छेद होते हैं जिनको स्टोमेटा बोलते हैं, रुद्रांध्र बोलते हैं। तो स्टोमेटा से पानी बाहर निकलता रहता है। तो यहाँ पानी का प्रेशर कम हो गया, यहाँ पानी का प्रेशर ज्यादा हो गया। जब भी किसी चीज के प्रेशर में कमी आएगी वो ऑटोमेटिकली ज्यादा प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगी। तो नीचे से पानी ऊपर उड़ता है, जिस ऊपर चढ़ता है, जिसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल, यानी वाष्पोत्सर्जन खिंचाव। तो वो ये बोल रहे हैं कि ये किस चीज में होता है, पौधों में होता है। कहाँ होगा, जाइलम या फ्लूम। फ्लूम तो खाना ट्रांसपोर्ट करता है, फूड ट्रांसपोर्ट करता है, तो फ्लूम के अंदर ये चीज होती है, क्योंकि फ्लूम क्या, जाइलम क्या ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर। फ्लूम क्या ट्रांसपोर्ट करता है, फूड। डैश इज द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सक्सेसिव मेंबर्स इन अ होमोलोगस सीरीज, एक समजातीय श्रृंखला में क्रमिक सदस्यों के आणविक द्रव्यमान के बीच का अंतर है। पहली बात तो ये मैंने आपको क्लास में समझा रखा है, लेकिन इतना ज्यादा डोमिनेंट टॉपिक नहीं था क्योंकि एसएससी कभी बहुत रेयर ये ऐसी चीजें पूछता है, बट फिर भी मैं आपको बता दूं होमोलोगस सीरीज क्या है। आपको मैंने एल्केन्स पढ़ा रखे हैं, एल्कीन्स पढ़ा रखा है, एल्काइंस पढ़ा रखा है। ये सब क्या है, हाइड्रोकार्बन है, अगर आपको याद हो। जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सारे आपके एक ही मेंबर हैं, एल्केन्स के मेंबर हैं, ठीक है। तो जब एक ही कैटेगरी, या आप कह सकते हो ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे यौगिक जो एक ही फॉर्मूला फॉलो करते हैं, जैसे एल्केन्स की अगर मैं बात करूं तो सारे एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। आप n की वैल्यू पुट करते जाओ पूरी सीरीज निकल जाएगी। वो बोल रहे हैं दो मेंबर के बीच में जो आपका आणविक द्रव्यमान का अंतर कितना होता है, ये होता है 14U। इनका डिफरेंस होता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। आप जैसे देख भी सकते हो, मीथेन है CH4 फॉर्मूला है, इथेन है C2H6 फॉर्मूला है, ठीक है। मीथेन का अगर मैं मास निकालू 16 आएगा, अगर इथेन का निकालू 30 आएगा। आप निकाल के देख सकते हो, C का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। तो इनके जो डिफरेंस है वो हमेशा कितना आएगा, 14U। आप इथेन के बाद प्रोपेन बना लो, उनके बीच का डिफरेंस भी कितना आएगा, 14U। इसी के साथ एक और एक्स्ट्रा चीज, जैसे मास में यानी आणविक द्रव्यमान का 14 डिफरेंस होता है, फॉर्मूले में कितना डिफरेंस होगा, फॉर्मूले का डिफरेंस होता है हमेशा CH2 ग्रुप। देखो CH4 था, इसमें CH2 ऐड कर दो, एक C पहले से है, एक C और आ गया, 2 C हो गए। 4 हाइड्रोजन थे, 2 और ऐड कर दो, 6 हाइड्रोजन हो गए। ऐसे अगर अगले मेंबर पे जाना है, बस इसमें CH2 ग्रुप ऐड कर दो, C3 हो जाएंगे, H8 हो जाएगा, ये बन गया प्रोपेन। तो ये आप याद रखोगे, मास का डिफरेंस 14U होता है और फॉर्मूले का CH2। इन डैश इलेक्ट्रिक मोटर इज नॉट यूज, किसमें इलेक्ट्रिक मोटर हम यूज नहीं करते। हीटर में आप, हीटर तो हम सब चलाते हैं ना, बस हम स्विच ऑन करते हैं और हीटर जल जाता है, तो उसमें तो कहीं मोटर नहीं होती। तो इलेक्ट्रिक हीटर इज द करेक्ट आंसर। रेफ्रिजरेटर में मोटर यूज होती है, मिक्सर में मोटर यूज होती है और फैन में भी मोटर यूज होती है। आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट अरेंजेस द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन असेंडिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन देयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक थी, अब आप समझ भी लो करना क्या है इसमें।
आपको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर, यानी सबसे पहले सबसे छोटे वाला और सबसे लास्ट में सबसे बड़े वाला। डायमंड आ रहा है, आपको पता है डायमंड का सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, तो ऑप्शन ए, डायमंड सबसे लास्ट में आना चाहिए, तो ऑप्शन ए जो है लास्ट में आ गया। डायमंड के बाद मैंने आपको अभी पहले भी बताया था सैफायर, जो आपके पत्थर होते हैं, रूबी पत्थर, इनका सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, तो बी के ए के बाद आ गया आपका डी। तो आपका करेक्ट आंसर इस तरीके से थर्ड ऑप्शन होना चाहिए, पर इसमें एक और गड़बड़ है, आइस का कम होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और बेंजीन का ज्यादा, तो कायदे में इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए सी, बी, डी और ए। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। Which of the following statements are incorrect? Are correct? इनमें से कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है? सबसे पहली, द ब्लड प्रेशर इज मच ग्रेटर इन आर्टरीज देन इन वेन्स, धमनियों में रक्तचाप शिराओं की तुलना में बहुत अधिक होता है। ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आर्टरीज या धमनियों में हार्ट सीधा ब्लड भेजता है, जो हृदय है वो सीधा ब्लड भेजता है बहुत तेज प्रेशर के साथ। वेन्स में यानी जो शिराएं होती हैं, इनमें बाद में आता है ब्लड, तो तब तक प्रेशर कम हो चुका होता है, तो ये बिल्कुल ठीक है, ए बिल्कुल ठीक है, यानी आपका आंसर ए, 1 और 3 में से होगा। द प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर। देखो, जिस प्रेशर के साथ आर्टरी में, धमनियों में रक्त जाता है उसको सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं, जिस प्रेशर के साथ वेन्स में वापस आता है, धमनियों में, शिराओं में वापस आता है, उसको डायस्टोलिक बोलते हैं। तो इसका बी ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक हो गया। संकुचन के दौरान धमनी के अंदर रक्त के दबाव को सिस्टोलिक दबाव कहा जाता है, ये भी बिल्कुल ठीक है, तो ए और बी दोनों बिल्कुल ठीक है। द प्रेशर इन आर्टरी ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड डायस्टोलिक, बी और सी बिल्कुल अपोजिट है, तो सी गलत है, सी बिल्कुल गलत है। इसके बाद हम बात करते हैं डी की, नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर इज अबाउट 110 mmHg, ये भी गलत है, नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर होता है 120 mmHg, तो आपका डी भी बिल्कुल गलत हो गया, तो ये तो ऑप्शन ही हट गया, आपका ऑप्शन हो गया ए, बी और ई। ए, बी और ई बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल डायस्टोलिक 120 mmHg होता है। डैश आर फुल ऑफ सेल सैप एंड प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल्स इन द प्लांट, ये कौन है जो कोशिका रस से भरे होते हैं और पौधों में कोशिकाओं को स्फीति और कठोरता प्रदान करते हैं? तो ये है आपके वैक्यूल्स, ये पूरे सेल सैप से भरे हुए होते हैं और ये क्या करते हैं, मतलब लिक्विड से भरे हुए होते हैं, और अगर पानी एक्स्ट्रा घुसने की कोशिश करता है तो ये उस चीज को रोकते हैं, सेल को फटने से बचाते हैं। डैश इज द रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। देखो, स्फेरिकल मिरर अगर ये है, मैं इसका सर्कल पूरा अगर कर दूं स्फेयर, ये तो हो गई इसकी रेडियस, फोकस होता है बिल्कुल बीच में, तो क्या रिलेशन है एफ और आर के बीच में? आप देख सकते हो आर फोकस का डबल है, आर अगर मैं फोकस को डबल कर दूं तो ये रिलेशन बन जाएगी आर इज इक्वल टू 2f। इन विच ईयर did Faraday make an important breakthrough by discovering how a moving magnet can be used to generate current? सबसे पहली चीज फैराडे ने डिस्कवर किया था कि आप मैग्नेट से करंट बना सकते हो, बस आपको मैग्नेट को मूव करना पड़ेगा। तो कौन से साल में ऐसा हुआ? 1831, 1831 में ये हुआ है। डैश हाइड्रोजन एटम्स आर देयर इन अ मॉलिक्यूल ऑफ पेंटेन, पेंटेन में कितने हाइड्रोजन होते हैं? पेंटेन क्या है? एक एल्केन है, CnH2n+2 इसका फॉर्मूला होता है, तो पेंटेन का मतलब है 5, कार्बन 5 होने चाहिए, आप n की जगह 5 पुट कर दो, 2 5 जा 10+2, तो हाइड्रोजन कितने हो गए? 12 हो गए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डू द गिवन प्रोसेसेस टेक प्लेस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन? वो ये बोल रहे हैं रेस्पिरेशन के दौरान, यानी कि श्वसन के दौरान ये प्रतिक्रियाएं कहां कहां पर होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो आपका पॉइंट है वो क्या है? सबसे पहला है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल इनटू अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल कॉल्ड पायरुवेट। वो ये बोल रहे हैं कि सबसे पहले क्या होगा, ग्लूकोज जो 6 कार्बन एटम होते हैं वो टूटता है 3 कार्बन एटम वाले पायरुवेट में। बिल्कुल प्रोसेस तो यही होती है, पर कहाँ होता है? ग्लूकोज हमेशा टूटता है साइटोप्लाज्म में, हमेशा ध्यान रखना, ग्लूकोज हमेशा साइटोप्लाज्म में टूटता है, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, प्लांट हो, एनिमल हो, कुछ भी हो, ये हमेशा साइटोप्लाज्म में होगा। अब जो पायरुवेट से एनर्जी निकलेगी वो निकलती है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो पायरुवेट का जो ब्रेकडाउन होगा ऑक्सीजन की मदद से, जिससे एनर्जी निकलेगी, वो हमेशा कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो आपकी पहली प्रोसेस होगी साइटोप्लाज्म में और दूसरी प्रोसेस होगी आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ऑप्शन 3 आपका करेक्ट आंसर आ गया। Which cell organelle releases energy required for various chemical activities needed for life in the form of ATP? अब देखो, आपसे यही क्वेश्चन पूछ लिया
कि कौन सा कोशिकांग है जो जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक गतिविधियों के लिए ऊर्जा एटीपी की फॉर्म में निकालता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के रूप में निकालता है। तो अभी जस्ट मैंने बताया एनर्जी हमेशा कहाँ निकलती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया को इसलिए क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है। इसी के अलावा एटीपी को क्या बोलते हैं, आप समझ सकते हो कि एक फैक्ट्री है वो क्या बना रही है, पैकेट बना रही है जिसमें एनर्जी है। तो फैक्ट्री को तो हमने बोल दिया पावर हाउस, फैक्ट्री का नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन वो जो पैकेट बना रही है जिसकी फॉर्म में आप एनर्जी का लेना देना करोगे उसको हम बोलते हैं करेंसी ऑफ द सेल, करेंसी ऑफ एनर्जी। आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट अरेंजेस फॉलोइंग कंपाउंड्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर मेल्टिंग पॉइंट। देखो अब क्या है, मेल्टिंग पॉइंट है। मेल्ट कौन सी चीज होगी, जो सॉलिड होगी, इतनी बात तो आप मानते हो। तो अब देखो, अब आपके पास 4 ऑप्शन है वापस से। सबसे पहला ऑप्शन है एसिटिक एसिड, फिर इथेनॉल, फिर क्लोरोफॉर्म और फिर मीथेन। ये सबसे आसान है। मीथेन गैस है, ये एक गैस है, ये दोनों लिक्विड है। अब आप कहोगे ये पहले भी क्वेश्चन आया और उसमें मैंने आपको बताया कि एसिटिक एसिड क्या होता है, सिरका होता है। बिल्कुल, एसिटिक एसिड की एक खासियत होती है, अगर आप एसिटिक एसिड को जमा दोगे वो बिल्कुल बिल्कुल, उसको हम बोलते हैं, इसको हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। अगर आपने क्लासेस देखी होंगी आपको पता होगा, मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। ग्लेशियल एसिटिक एसिड बिल्कुल व्हाइट कलर की बर्फ की तरह ये जम जाता है। तो सॉलिड सिर्फ यही चीज बदल सकती, सॉलिड चीज जो है वो आप इसको आप सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हो, बाकी किसी भी चीज को सॉलिड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ऑब्वियसली बात है, मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होगा, एसिटिक एसिड का। सबसे कम किसका होगा, मीथेन का। तो ए सबसे पहले आएगा, डी सबसे बाद में आएगा। ए और डी सबसे बाद में, यही चीज आ गई, फिर क्लोरोफॉर्म और फिर इथेनॉल। फ्रॉम विच कंपाउंड डिड फ्राइडरिच वोहलर प्रिपेयर्ड यूरिया इन 1828। मैं आपको बता दूं, फ्राइडरिच वोहलर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने वाइटल फोर्स थ्योरी को गलत साबित कर दिया था। असल में पहले ये माना जाता था कि जो कंपाउंड्स ऑर्गेनिक हैं, कार्बनिक कंपाउंड्स हैं, उनके आप उन्हें बना ही नहीं सकते, क्योंकि वो सिर्फ बॉडी के अंदर मिलते हैं। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी के अंदर बनते थे, तो आप उनके बारे में पढ़ाई नहीं कर सकते हो, उनके बारे में आप उन्हें बना ही नहीं सकते हो लैब में। फिर ये थी वाइटल फोर्स थ्योरी। उसके बाद आपके फ्राइडरिच वोहलर आए, उन्होंने 1828 में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बना के दिखाया लैब में, यूरिया जिसको बोलते हैं, एक कंपाउंड से, अमोनियम साइनेट से। तो अमोनियम साइनेट का इस्तेमाल इन्होंने किया था, कौन सी थ्योरी को डिस्प्रूव किया था, वाइटल फोर्स थ्योरी। ये थ्योरी ये कहती थी कि एक फोर्स, एक अलग सा बल की जरूरत होती है कार्बनिक कंपाउंड्स बनाने के लिए, और वो बल सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है, वो फोर्स सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती है। तो गाइज ये थी आपके पहली शिफ्ट के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी होगी, क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो हमें लगता है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, बट किसी दूसरे एग्जाम में आ गए तो ब्रश अप हो जाते हैं। इसी के साथ आपको मैं बैच के बारे में बता चुकी हूँ ऑलरेडी, आपको प्लेलिस्ट के बारे में बता चुकी हूँ। तो आप आज ही आरबी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके सारे बैचेस एक बार देख सकते हैं और अपनी नीड के हिसाब से एनरोल कर सकते हैं। इसी के साथ सभी वीडियोस के पीडीएफ्स के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। आप ज्वाइन करने के लिए @RB_S सर्च कर सकते हो, आपको चैनल मिल जाएगा। So that's it for today guys. We will meet again in the next video. Till then, have a good day and goodbye.